मैं उत्कर्ष एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं बैंकपीडिया के यूट्यूब चैनल पे। अभी रिसेंटली मैंने आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 के प्रीलिम्स एग्जाम के क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू की है, जिसमें एक पार्ट मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन को मैंने उसमें सॉल्व किया है। और इस सीरीज में बार बार एक बात कहना चाह रहा हूँ कि इस सीरीज को बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि बहुत सारे लोगों के मन में ये बैठा हुआ है कि नहीं, बैंकिंग एग्जाम्स के अरिथमेटिक क्वेश्चन प्रीलिम्स में नहीं करने चाहिए, टफ आते हैं, ये है वो है, बहुत सारी तरीके की बातें देखी, मैंने सुनी कई लोगों के मुंह से। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक बार प्रीवियस ईयर के अरिथमेटिक क्वेश्चंस की वीडियो बनाई जाए, जिसको देख के आपके अंदर से ये फियर दूर हो जाए कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स ही हैं, नहीं हो पाएंगे, हो जाएंगे। क्योंकि आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 के प्रीलिम्स में 80 मिनट में दो सेक्शन होते हैं आपके, रीजनिंग और एप्टीट्यूड। और एप्टीट्यूड में आपको 40 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चंस होते हैं, 40-40 ईच। तो अगर आप, अब जिसमें क्वांट की बात अगर की जाए, क्योंकि मैं यहाँ क्वांट का ही सेशन ले रहा हूँ, तो क्वांट में आपके डीआई भी आती है, अरिथमेटिक क्वेश्चंस भी आते हैं, नंबर सीरीज भी है, क्वाड्रेटिक भी है, और सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन भी आता है। तो अगर आप अरिथमेटिक के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, डीआई अगर नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा? केवल सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज के दम पे आप कितने क्वेश्चन बना लेंगे? मैक्सिमम 20 क्वेश्चन बना लेंगे। लेकिन क्या 20 क्वेश्चन से सिलेक्शन होने के चांसेस हैं? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो आप अपने मंदिर से आपके मन से इस फियर को हटाने के लिए कि नहीं, अरिथमेटिक क्वेश्चन टफ आते हैं, नहीं हो पाएंगे जल्दी जल्दी, इसलिए मैं ये सेशन लेके आया हूँ। और पहले पार्ट में मैंने डीआई सॉल्व की है, प्लीज जाकर उस पार्ट को आप देखिएगा। और इस अभी मेरे पास 12 अरिथमेटिक क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो इसको भी मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। मैं एक पार्ट में 6 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में 6 क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, तो आज का अपना ये सेशन में स्टार्ट करता हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। और लाइक करना आपके ऊपर डिपेंड है, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा। लेकिन शेयर इसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को इसकी नीड है। एटलीस्ट इस वीडियो को देखने के बाद, क्वेश्चन को देखने के बाद, क्वेश्चन के सॉल्व करने के तरीके, टाइमिंग को देखने के बाद एटलीस्ट उनके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आएगा ना, कि नहीं, ये सॉल्व कर सकते हैं हम एग्जाम में। और मैं आपको एकदम भरोसा दिलाना चाहता हूँ इस बात का कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, तो उसके टॉपिक से क्वेश्चन इस टाइप के इसमें आते हैं ना, कि आप देखते ही आपके दिमाग में एक उसका ड्रॉ, एक मैप ड्रॉ हो जाए कि इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से सॉल्व करूं, ये जल्दी हो जाएगा। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये पहला क्वेश्चन मेरा मिक्सचर से है। और क्वेश्चन क्या कहता है कि अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि मिल्क है और वाटर है। मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 25% मिल्क इन इट। मतलब मिल्क और वाटर का मिक्सचर है जिसमें 25% मिल्क है। तो 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। ठीक है, मैं क्वेश्चन की लाइन के साथ चलता रहूंगा। 25% की वैल्यू 1/4 होती है, यानी कि अगर कोई चीज टोटल 4 है तो उसमें 1 यूनिट मिल्क है। तो अगर 4 टोटल ये मिक्सचर हो गया, अगर टोटल मिक्सचर 4 यूनिट है, 1 यूनिट मिल्क है, तो ऑब्वियसली 3 मिल्क वाटर होगा, तभी तो ये टोटल मिक्सचर 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि इफ 144 लीटर्स मिक्सचर इज टेकन आउट। अगर 144 लीटर मिक्सचर को निकाला जाए, ठीक है, अब अगर मैं 144 लीटर मिक्सचर को निकालता हूं तो इसमें मिल्क कितना निकलेगा? अब मिक्सचर में तो एक पार्ट मिल्क है, टोटल पार्ट 4, टोटल मिक्सचर 4 है। तो मैं निकालना चाहूँ अगर, तो 144 इंटू 1/4 करूंगा मिल्क निकालने के लिए। ये आखिर 144 लीटर ये जो मिक्सचर आप बाहर निकाल रहे हैं, तो इसमें मिल्क भी गया, इस मिक्सचर में मिल्क भी है और वाटर भी है। तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें कितना मिल्क है। तो इससे 4 से कट किया, 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, तो 36 लीटर। और अगर 36 लीटर मिल्क है तो वाटर कितना होगा? 144 में से 36 बताइए। 108 लीटर। ठीक है, 144 लीटर मिक्सचर को हमने बाहर निकाला,
तो उसमें मिल्क भी गया होगा, मिक्सचर से वाटर भी गया होगा। 36 लीटर मिल्क गया, 108 लीटर वाटर गया। ठीक है, अब यहाँ तक की बात हमारी क्लियर हो गई। अब क्या कहता है कि 16 liters milk and 28 liters water is added into remaining mixture। यानी कि मान लीजिए सबसे पहले मेरे पास ये वाटर है और ये मिल्क है। ठीक है, पहले हमारे पास वाटर था x, यहाँ पे अगर मैं इसको x और 3x ले लूँ, x था 36 लीटर निकाल दिया गया। ठीक है, अब इसमें ऐड कितना कर रहे हैं, 16 लीटर ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही वाटर के साथ भी करेंगे, 3x पहले था, 108 लीटर निकाल दिया गया, ऐड कितना करें सर, 28, 28 ऐड कर दिया। अब क्या बोलता है, फिर बोल रहा है कि मिक्सचर सच दैट द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिजल्टेंट मिक्सचर विल बी 150% मोर देन। इसको आप बहुत ध्यान से रखिएगा, ये 150% मोर देन है, ना कि 150% है। गलती से आप इसको ऐसे मत लिख देना, इसको ऐसा मत कर देना कि, सॉरी जस्ट ए मिनट, हाँ, तो इसको आप ऐसा मत कह देना कि ये अगर 150% है तो इसका मतलब ये वाटर 100 है, अगर तो ये 150 हो जाएगा। सर ये गलत है, इस बात को आप ध्यान देना, जल्दीबाजी में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये कैसे होगा, अब देखिए मान लीजिए अब ज़्यादा कौन सा है, वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर रिजल्टेंट इन रिजल्टेंट मिक्सचर विल बी 150% मोर देन दैट। यानी कि अगर मिल्क 100% होगा, ठीक है, तो वाटर 150% मोर देन दैट, यानी कि 150 इसमें ऐड होगा सर, तो ये 250 हो जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे 150% मोर देन, देखिए यही इन क्वेश्चन गलत कराने के लिए ही इस तरह के वर्ड दिए जा रहे हैं कि 150% मोर देन दैट। अगर 150% ऑफ वाटर, 150% ऑफ मिल्क होता, फिर हम यहाँ पे 100/150 कर लेते। ठीक है, अब बस बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप ये 0 काट दीजिए, ये 2, ये 5। ठीक है, 36 में 16 गया तो x माइनस 20, और यहाँ पे 108 में 28 गया तो 3x माइनस 80 इक्वल्स टू 2/5। सॉल्व करिए इसको, 5x माइनस 100 और 6x माइनस 160, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू आ जाएगा 60। कैसे आएगा, ये 6, ये 5 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये 60 इधर आएगा, तो 160 माइनस 100 हो जाएगा, तो 6x प्लस 5x x और 160 माइनस 100 60, x की वैल्यू 60 आ गई। यहाँ पे पूछा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर पूछा, टोटल मिक्सचर था मेरा 4x, टोटल 4 ही तो था, ये मैंने बताया था ना, टोटल मिक्सचर 4 है, दोनों को ऐड भी कर सकते हैं आप, 4x, तो 4x है अगर, तो 4 इंटू 60, 240 लीटर। ठीक है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ बिल्कुल नहीं था, ये मैंने आपको समझाने के लिए किया, इसलिए इतना लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आप इसको डायरेक्ट, अगर आपकी अप्रोच अच्छी है मिक्सचर के क्वेश्चंस को लेके, तो आप डायरेक्ट ये चीज़ तो अपने दिमाग में जाएगा कि सिंपल 1:3 हो रहा है तो 36 और 108, आप डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे पेपर में। आई होप आपको बात, क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे है, ए टैंक हैज 3 इनलेट पाइप्स ए बी एंड सी। देखिए ये पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। ठीक है, एंड बी टुगेदर फिल 5/6 पार्ट ऑफ टैंक इन सेम टाइम एज सी विल फिल 1/3 ऑफ द टैंक। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि किसी टैंक में 3 इनलेट पाइप्स हैं, ठीक है, और उसमें ए और बी एक साथ उस टैंक का 5/6 पार्ट भरने में जितना टाइम लेते हैं, उतने ही टाइम में सी अकेले उस टैंक का 1/3 पार्ट भर देगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, तो हम जो एक छोटा सा इसके पीछे कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। देखिए एफिशिएंसी हम जानते हैं, एफिशिएंसी इज वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, एफिशिएंसी जो हमारी होती है वर्क अपॉन टाइम होती है, मतलब कितने काम को कितने समय में हमने खत्म कर दिया, ये हमारा एफिशिएंसी हमारी बताती है। जैसे मान लीजिए मैं 1 घंटे में 4 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ, कोई 1 घंटे में 3 किलोमीटर दौड़ सकता है, तो मेरी एफिशिएंसी है कि मैं 4 किलोमीटर दौड़ने वाले टास्क को 1 घंटे में खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो एफिशिएंसी जो होती है वर्क अपॉन टाइम होती है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है। देखिए सिंपल सा है, किसी भी अरिथमेटिक के क्वेश्चन को या मैथ के किसी भी क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने जा रहे हैं, तो उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को आप उस क्वेश्चन में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, यही आपका हुनर होना चाहिए। यही सीखना है हमें कि हमें कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में किस तरह से लगाना है।
अब चूंकि यहाँ टाइम की बात की है तो मैं अगर यहाँ से टाइम देखूं अगर, तो टाइम क्या होगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। अब ये बात मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्यों समझाना चाह रहा हूँ, इसको समझने का तरीका देखिएगा। मैंने कहा कि ये 5/6 है ना, ए और बी, यहाँ देखिएगा ए और बी 5/6 कर रहे हैं, सी 1/3 कर रहा है, मैं इसको भी 6 बना लेता हूँ, ये 2/6 होगा, इजी हो जाएगा, कट जाएगा बहुत आसानी से, है ना। तो ए बाई बी जितने टाइम में 5/6 काम करे उतने टाइम में सी अकेले 2/6 काम कर रहा है। तो अगर ए बाई बी का मैं वर्क देखूं तो ये 5/6 वर्क है, ठीक है। और इनकी एफिशिएंसी क्या होगी, मान लिया ए प्लस बी होगी, ए काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है। अब यही चीज यहाँ पे मैं 2/6 कर दूं इसका वर्क सी का, और यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी सी मान लेता हूँ। तो अगर ये 6 से 6 कट गया तो ए को इधर ले जाते हैं, तो क्या आएगा, 5/2 इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप देख लीजिए, ये 5, इसकी एफिशिएंसी कंबाइंड 5 हो गई, इसकी 2 हो गई। यहाँ से देखिए ये चीज कितनी सी इजीली आ गई, इस कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप इजीली यहाँ पे पहुंच गए और ये आपको रिजल्ट मिला, ठीक है। अब क्या कहता है, इफ ऑल ऑफ देम कैन, यहाँ पे कैन नहीं होगा, मैं पहले भी बोलता आ रहा हूँ कि ये मेरे खुद से टाइप किया हुआ है तो थोड़ी बहुत मिस्टेक स्पेलिंग में हो सकती है, क्वेश्चन का मतलब आपको पूरा समझ में आएगा, डेटा एकदम सही होगा, इंग्लिश थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। चलिए, तो इफ ऑल ऑफ देम कैन फिल द टैंक इन 28 मिनट्स टुगेदर देन फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू फिल द एम्प्टी टैंक। अब देखिए यहाँ पे बोला है कि अगर तीनों मिल जाएं, ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिल जाएं और ये मिलके कितने देर में 28 मिनट में टैंक को भरते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों की एफिशिएंसी को 5x प्लस 2x हो जाएगा, ये तो ए प्लस बी की 5x हो गई, सी की 2x हो गई, तो ये 7x हो गया। और अगर देखिए अब ये वर्क है ना, अब ये एफिशिएंसी और टाइम को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा टोटल वर्क निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये तो एफिशिएंसी है, ये एफिशिएंसी है, ये टाइम है, तो ये हमारा क्या है, ये टोटल वर्क ही तो है, मतलब ये मेरा टोटल वर्क है। फिर हमसे पूछा है कि देन फाइंड द टाइम टेकन बाय सी टू फिल द एम्प्टी टैंक। तो अगर मैं यहाँ से टाइम निकालूं तो टाइम इक्वल्स टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी हुआ, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या हो गया आपका, 5x प्लस 2x इंटू 28 अपॉन, अब एफिशिएंसी सी की, यहाँ पे सी की निकाल लिया ना, यहाँ पे इसने बोला कि सी, तो यहाँ पे हम 2x लिख देंगे क्योंकि सी की एफिशिएंसी यहाँ से 2x है। तो 7x इंटू 28 अपॉन 2x हो गया, x x कैंसिल, 14, 98 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये रहा 98। तो आप देखिए यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे कॉन्सेप्ट की हेल्प से मैं इस, मुझे ये चीज़ लगानी थी, ये चीज़ मैं कैसे समझूंगा, जब मेरे को ये फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट पता होगा क्या होता है। डायरेक्ट रिलेशन हम एफिशिएंसी का निकालेंगे यहाँ से इस फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी होगी तो आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, और जो मैंने इतना लिखा इतना लिखेंगे भी नहीं, सीधे 7x इंटू 28 अपॉन 2x करके आप क्वेश्चन निकाल के आगे बढ़ जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा कितना टाइम है कितना नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग से हम इसको बहुत इजीली टैकल कर लेंगे। तो फिर से मैं एक बार ये कह रहा हूँ कि आपके मन में जो फियर एरिथमेटिक को लेके बैठा हुआ है, प्लीज़ प्लीज़ इसको अपने दिमाग से निकाल दीजिए। करना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है और ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जिससे जब एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है, तो क्वेश्चन दिखते ही आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्लिक हो जाए कि यार ये तो क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से लगना है, और आप सीधे उस कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे, ना कि ये सोचने में टाइम वेस्ट करें कि यार इसको कैसे करें। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतने टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने से गुजरेंगे, और जितने टाइप के क्वेश्चन से आप रूबरू होंगे आपके दिमाग की अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस को लेकर उसी हिसाब से बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे एजेस का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इसने लिखा है कि 6 years अगो, देखिए एजेस का एक कॉन्सेप्ट होता है जो छोटा सा, वो मैं समझा देता हूँ। देखिए एजेस में 3 चीज़ों की बात की जाती है, एक होता है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ये 3 चीज़ों की बात ही होती है, क्योंकि किसी के एज में और क्या बात कर सकते हैं आप, या तो
कितने साल पहले की बात होगी, या तो इतने साल बाद की बात होगी, या तो करंट की बात होगी। ठीक है, बस इन्हीं में हम घूमते रहते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कैसे कहता है, हम क्वेश्चन के साथ ही इंप्लीमेंट करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 6 years अगो द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ बीज मदर एंड बी। तो बी की मदर को मैं एम लिख देता हूँ और बी को बी ही रहने देता हूँ। ठीक है, अब 6 years अगो यानी कि यहाँ कहीं पे इधर 6 years अगो माइनस कर देते हैं इसको, और ये कितना था, ये 7:3 था, मतलब एम रेशियो बी 7:3 था। उसके बाद हेंस, देखिए इसमें दो तीन वर्ड्स बड़े अच्छे होते हैं। अगो मतलब पास्ट में जा रहे हैं, आफ्टर हो गया, हेंस हो गया, इसका आपका मतलब होता है हम फ्यूचर में जा रहे हैं। ये चीज याद रखिए, ये वर्ड का थोड़ा सा है कि अगर एगो बिफोर कहता है, एगो कहता है, बिफोर कहता है, तो हम पास्ट में बात करते हैं। आफ्टर कहता है, हेंस से बात करता है, तो हम फ्यूचर में बात करते हैं। ठीक है, फिर ने कहा कि 8 year हेंस द रेशियो बिटवीन देयर एजेस विल बी 7:4। मतलब प्रेजेंट से हम 8 साल आगे जाएंगे प्लस 8 years करेंगे, तो ये 7:4 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड द परसेंट प्रेजेंट एज ऑफ बी। देखिए ये क्वेश्चन हम जैसे बचपन में अपने स्कूल में जब हम लोग एजेस के क्वेश्चन पढ़ते थे, तब हम लोग कहते थे कि माना बी की आयु ये है वह है, ऐसे करके, मतलब ट्रेडिशनल मेथड से मैं इसको लगाऊंगा तो क्वेश्चन का आंसर तो आ जाएगा, नो डाउट आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं है आपके पास कि आप ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट इसमें क्या कहता है कि देखिए ये 7:3 है, ये आया और ये 7:4 आया। ठीक है, हम यहाँ पे इनका डिफरेंस देखेंगे। अब यहाँ का डिफरेंस 4 है और यहाँ का डिफरेंस 3। ठीक है, तो डिफरेंस बराबर नहीं है, तो डिफरेंस हम यहाँ पे करेंगे बराबर। तो इस डिफरेंस, इस वैल्यू से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वैल्यू से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या बच जाएगा, मैं इधर लिख रहा हूँ। तो 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12, 4 7 जा 28 और 4 4 जा 16, और यहाँ पे ये है। अब देखिए, अब आपके दिमाग में ये बात आ रही हो कि हम यहाँ पे डिफरेंस का क्यों ले रहे हैं, क्यों डिफरेंस की बात कर रहे हैं। देखिए मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ। मान लीजिए अभी मेरी एज जो है वो है 25 years। ठीक है, और मेरे ब्रदर की एज है 30 years। ठीक है, मान लीजिए, तो आज से जो 10 साल बाद मैं अगर 35 years का होऊंगा, तो आज से 10 साल बाद मेरे ब्रदर भी 40 years के हो जाएंगे, है ना। उसके अगर 5 year बाद में देखो तो मैं 40 years का हो जाता हूँ, तो मेरे ब्रदर भी 45 years के हो जाएंगे। तो अगर हमारे बीच जो भी रेशियो चल रहा है, ठीक है, जो भी मेरे अंदर जो भी सॉरी हमारे बीच जो डिफरेंस चलेगा वो ऑलवेज सेम होगा। देखिए अगर यहाँ पे भी मैं डिफरेंस निकालूं तो 5 आएगा, यहाँ पे भी डिफरेंस निकालूं तो 5 आएगा, और यहाँ पे भी डिफरेंस निकालूं तो 5 आएगा। यानी कि जैसे जैसे एज हमारी अगर सेम वैल्यू से बढ़ती है, अगर सेम वैल्यू से बढ़ रही है, तब की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए दोनों की एज जो है, ये दोनों की 6 से बढ़ रही है, घट रही है, ये 8 से बढ़ रही है। तो एजेस अगर सेम वैल्यू से बढ़ रहे हैं तो उनके बीच का डिफरेंस देखिए हमेशा सेम आएगा। 30 में से 25 5, 40 में से 35 5, 45 में से 45। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डिफरेंस का केस लेके आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे 21 3 9 है ना। तो यहाँ पे आप 7:3 7:4, अब मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 चीज़ा यहाँ 9 होगा, सॉरी यहाँ 3 चीज़ा 9 होगा। तो अभी यहाँ पे आप देखो तो ये 12 का डिफरेंस आ गया, है ना, और यहाँ पे ये 12 का डिफरेंस आ गया। तो डिफरेंस हमारा सेम हो गया, डिफरेंस हमारा सेम हो गया। अब मैं क्वेश्चन को सिंपल सा देखता हूँ कि अब देखिए ये माँ की एज थी और ये बी की एज थी। ठीक है, अब बी की एज में देखिए कितने यूनिट की वो है, बढ़ोतरी हुई है, 7 यूनिट की हुई है। और हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, क्वेश्चन में मैं तो यहाँ से अब यहाँ चला गया ना सीधे, तो 6 साल ये और 8 साल ये, 14 साल। तो यहाँ पे ये जो 7 यूनिट की बढ़ोतरी हुई है, क्वेश्चन में 14 साल की बढ़ोतरी हुई है, तो 1 यूनिट की मतलब 2 साल। समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए 7 यूनिट बढ़ रहा है कितने साल में, 14 साल में। तो 7 यूनिट की जो वैल्यू है वो 14 साल के बराबर होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 साल के बराबर हो जाएगी। हमसे पूछा है बी की वर्तमान आयु, तो बी की आयु में अगर यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बी की आयु 6 साल पहले की होगी, प्रेजेंट से 6 साल पहले की आयु होगी।
तो अभी जो यहाँ पे निकालेंगे अगर हम, तो ये 9 यूनिट है, तो बी की एज आएगी 9 इंटू 2 18, और इसमें 6 साल और जोड़ना है प्रेजेंट के लिए, प्लस 6, 18 प्लस 6 दैट इज 24 ईयर्स हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो ये देखिए आपका, मैंने समझाने के लिए इतना बड़ा लिखा है, लेकिन रियल में क्वेश्चन आपका यहाँ से ही शुरू हो रहा है और यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे ये देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया है। तो पार्टनरशिप का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको दे देता हूँ। पार्टनरशिप में देखिए जो भी प्रॉफिट होता है ना, वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। ठीक है, और जो प्रॉफिट शेयर होता है ना, वो इसी इन्वेस्टमेंट और टाइम के रेशियो में ही शेयर हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए है, बी है ना। अगर मान लीजिए एक्स रुपए लगाया, इससे वाई रुपए लगाया, इससे टी टाइम के लगाया, या इसने भी टी टाइम के लगाया, तो जो प्रॉफिट शेयर होगा वो एक्स टी रेशियो वाई टी में ही शेयर होगा। ये चीज़ आपने दिमाग में रखिएगा, प्रॉफिट में ये आपको बहुत काम देगा कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब बाकी जब मैं इसका सेशन लूँगा तो उसमें मैं आपको पार्टनर्स और एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। बट अभी इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया कॉन्सेप्ट का। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि इन अ पार्टनरशिप ए एंड बी इन्वेस्ट ₹8,000 एंड 14,000 रिस्पेक्टिवली। ए है, बी है। ठीक है, इनने भाई साहब ₹8,000 का इन्वेस्टमेंट किया, मैं रेशियो ले लेता हूँ, इनने 14,000 का ले लिया। ठीक है, एंड रुपीज एंड आफ्टर 6 मंथ, यानी कि ये काम किए सर 6 महीना। आफ्टर 6 मंथ सी रिप्लेसेस बी, बी मतलब ये 6 महीना काम करके हट गए, फिर इनको रिप्लेस किया सी ने, अब इनके यहाँ पे सी आ गया, विद द अमाउंट ऑफ विच इज हाफ ऑफ बी। मतलब अगर बी ने 14,000 से स्टार्ट किया है इन्वेस्ट, देखिए यहाँ पे ऐसा मत करिए कि 14 टू 6 84,000 का हाफ कर दीजिएगा, नहीं, जिससे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की जाती है उसकी बात करते हैं, अनटिल एंड अनलेस जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ना कह दे कि जितना अमाउंट उसने अब तक इन्वेस्ट किया था उसके हाफ से। जब तक क्वेश्चन में ये ना कहे, आपको अपने दिमाग से ये नहीं करना, वरना क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, तो यहाँ पे बी ने 14,000 से स्टार्ट किया था, तो सी इसके हाफ से स्टार्ट करे, यानी कि सी स्टार्ट कर रहा है 7,000 से। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल खत्म हो गया है, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। पहले मत कर देना, कभी कभी ऐसा होता है ना कि ए को ही भगा देता है 2 महीने पहले, 4 महीने पहले। तो पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना, उसके बाद जो जितने साल के लिए किया है उतने टाइम से आप इसको मल्टीप्लाई कर देना। ये हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी, सी का प्रॉफिट शेयर दिया हुआ है, फाइंड द टोटल प्रॉफिट इन, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एक गलती हो गई है, यहाँ पे 250 नहीं होगा, यहाँ पे 2450 होगा, ध्यान रखिएगा इसको। फाइंड द टोटल प्रॉफिट इन पार्टनरशिप। ठीक है, अब हम जरा इसमें कट पिट कर लें, तीनों जीरो कट गया, ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा 211, तो 16:14:7, 7 ही तो है, हाँ। ठीक है, अब इसने क्या कहा, ये आपका प्रॉफिट शेयर हो गया, कि जो भी प्रॉफिट आया होगा वो ए और बी और सी में इसी रेशियो में बटेगा। ठीक है सर, अब देखिए इसने क्या कहा, इससे कहा कि द प्रॉफिट शेयर ऑफ सी इज ₹2450, यानी कि यहाँ पे प्रॉफिट शेयर सी का कितना है, 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट की वैल्यू 2450 है, तो इसको काटिए, 7 3 21, 4 3 7 5 35, तो एक यूनिट की वैल्यू 350 आ गई। हमें क्या करना, हमें फाइंड द टोटल प्रॉफिट इन द पार्टनरशिप, तो टोटल कितना होगा, 14 7 21, 31 37, तो टोटल जो प्रॉफिट आएगा, टोटल प्रॉफिट मैं लिखना चाहूँ तो 37 यूनिट इंटू 350, क्योंकि एक यूनिट की जो वैल्यू हमारी 350 है। अब इसको करने के, अब यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन का ट्रिक भी, कैलकुलेशन का तरीका भी देख लेते हैं। तो ये 37 इंटू 350 है, तो इसको 35 इंटू 10 कर दूँ मैं। अब इसको करने के आपके पास दो तरीके, जो आपको सही लगे मैं दोनों बता देता हूँ। एक तो 37 इंटू 35 करने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करें, तो 7 5 35, 5 कैरी फॉरवर्ड 3। ठीक है, फिर अंदर वाले को एक साथ और बाहर वाले को एक साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, यानी कि 7 3 21 प्लस 5 3 15, तो 21 और 15 हो जाएगा आपका 36, कैरी फॉरवर्ड 3 है तो 39, अगेन कैरी फॉरवर्ड 3 हो जाएगा,
फिर ये 10th प्लेस के दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसमें कैरी फॉरवर्ड को ऐड करेंगे तो 3 3 9 3 12 1295। ठीक है, तो 1295 इंटू 10 दैट इज ₹12950। ये आपका आंसर हो गया। और इसी में एक दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ कि अगर मैं 37 इंटू 35 को 35 प्लस 2 इंटू 35 कर दूँ तो ये आ जाएगा 35 का स्क्वायर प्लस 70। और 35 का स्क्वायर तो बहुत इजी होता है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और इसमें क्या करते हैं हम, इसके एक नंबर ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 इंटू 4 12, इसमें 70 ऐड कर दीजिए, देखिए आपका फिर से 1295 आ गया। और इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दिया आप तो आपका आंसर निकल के चला आया। तो मल्टीप्लाई करने के दो तरीके, एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। अगर 5 से रिलेटेड डिजिट आपको मिल जाती है तो आप इस तरह से कर लीजिएगा, ये भी इजी है, क्योंकि किसी की नंबर के एंड में अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर निकालना बहुत इजी होता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है और समझ में तो आ ही रहा होगा आपको। और मुझे उम्मीद है कि आपके अंदर से वो जो डर बैठा वो भी धीरे धीरे निकल रहा होगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा अगला क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन और इजी है, ठीक है, और ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। अ शॉपकीपर्स गिव अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन एमआरपी एंड फर्दर ही गिव अनदर डिस्काउंट ऑफ 25% ऑन कैश पेमेंट। देखिए इसको करने के भी दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका ये है कि अगर मान लीजिए मैंने एमआरपी मान लिया 100 रुपये, अब 40% का साथ डिस्काउंट दे दिया तो 40 रुपये का डिस्काउंट, 100 का 40% 40 ही हुआ, 60 रुपीज़ हो गया अब, है ना। अब क्या हुआ, इसने बोला कि भाई साहब मेरे को कैश पेमेंट कर दो तो मैं 25% डिस्काउंट आपको और दे दूंगा। तो 60 का 25% डिस्काउंट दे दिया तो दुकानदार को मिला कितना, 75% ही तो मिला, 3 4 15 45, तो दुकानदार को कितना मिला, 45 रुपये। एमआरपी थी 100 रुपये, कितना डिस्काउंट दे दिया, तो 100 माइनस 45 55, तो टोटल 100 का डिस्काउंट 55 पर निकालेंगे अगर तो 55% ही आना है। तो ये आपका आंसर हो गया। देखिए चुटकियों में हो गया ये। और इससे भी तरीका एक हो जाएगा, फॉर्मूले का तरीका है। उसमें क्या होता है, अगर दो डिस्काउंट दिए जा रहे हैं A% B%, तो सिंपल सा है, जो इक्विवेलेंट डिस्काउंट आता है वो आता है आपका A प्लस बी माइनस AB बाई 100%। तो यहाँ पे निकाल लीजिए 40 प्लस 25 माइनस 40 इंटू 25 बाई 100 25 4 4 10, तो 65 माइनस 10 55%। तो आपको या तो अगर आपको फॉर्मूला पता होता है फॉर्मूले से कर लीजिए डायरेक्ट, नहीं तो ये अंडरस्टैंडिंग से तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग से करेंगे ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे कैलकुलेट करेंगे उससे जल्दी हो जाएगा, आप अंडरस्टैंडिंग से कर लीजिए। तो ये दोनों तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें याद कैसे रहेंगी। ये कोई भी चीज़ याद नहीं रह सकती बहुत ज़्यादा दिन तक। सिंपल सा है, आप प्रैक्टिस इतना कर लीजिए किसी भी टॉपिक को लेके कि इतने टाइप के क्वेश्चन आपके सामने से निकल जाए कि क्वेश्चन सॉल्व करने जब आप बैठे और क्वेश्चन आप देखें तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट उसका क्लिक कर जाए। जैसे यहाँ देखते हैं मुझे इक्विवेलेंट डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट याद आ गया कि हाँ A प्लस बी माइनस AB बाई 100 का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, ये एक दिन में नहीं आएगा, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये हमारा ट्रेन का क्वेश्चन है, तो आइए हम जरा ट्रेन के क्वेश्चन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि टू ट्रेन्स हैविंग लेंथ 200 मीटर एंड 255 मीटर क्रॉस ईच अदर इन 7 seconds when traveling in opposite direction and in 91 सेकेंड when traveling in the same direction। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि दो ट्रेनें हैं, दो ट्रेनें चल रही हैं और दोनों कर क्या रही हैं कि अगर एक दूसरे के, देखिए एक ट्रेन ये रही, मान लीजिए एक ट्रेन ए है दूसरी बी है, एक ट्रेन ये है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जब चल रही हैं तो 91 सेकेंड्स ले रही हैं। अब समझिए अगर दो ट्रेनें चल रही हैं, है ना, और उसमें कोई सी भी ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करी तो ऑब्वियसली एक की स्पीड स्लोअर होगी एक की स्पीड हायर होगी, इतना तो कंफर्म है। ठीक, उसके बाद कहता है कि जब दोनों अपोजिट चलती हैं तो 7 सेकेंड लेती हैं। ठीक है, तो अब ये चीज मैं लॉजिकली भी अगर आप दिमाग पे थोड़ा सा जोड़ देंगे
तो ये चीज़ ये आपको ये इतना ज़्यादा टाइम इतना कम टाइम का डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सारी बातें ट्रेन की लेंथ पे डिपेंड कर रही हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस में हम एक कॉन्सेप्ट जानते हैं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। अब यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है 91 सेकेंड 7 सेकेंड ये दे रखा है ना। तो हम अगर टाइम निकालें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं ये चीज़ क्यों लिख रहा हूँ वो अभी आपको एकदम क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा कि हम ये चीज़ लिख क्यों रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये S1 स्पीड है, इसकी स्पीड इसकी S2, क्योंकि दोनों की स्पीड तो डिफरेंस होनी होनी है ना। तो अगर मैं स्पीड को डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, तो अगर मैं स्पीड निकालूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। तो जब सेम डायरेक्शन चलती तो आपको पता रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट से दोनों की स्पीडों का डिफरेंस आता है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है, जब सेम डायरेक्शन जाएंगे तो डिस्टेंस दूरी घट जाती है, जब अपोजिट डायरेक्शन जाते हैं तो दूरी को अरे सॉरी स्पीड को जोड़ देते हैं। तो S1 माइनस S2 क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, दोनों ट्रेन की लेंथ होगी 255 अपॉन टाइम कितना ले रहा है 91 सेकेंड, ठीक है सर। और अगर दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो दोनों ऐड हो जाएगा, ये तो सेम रहेगा, अपॉन नीचे क्या आएगा आपका 7 सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको भी करने के दो तरीके, तरीका क्या है, एक तो ये है 455/91 455/7, ठीक है। या तो हम डायरेक्ट काट देते, ये 5 टाइम जाएगा और ये जाएगा 7 5 जा 35 नहीं 7 6 7 6 जा 42 3 7 5 जा 65 5, और दोनों इक्वेशन को मैंने ऐड कर दिया तो ये तो कट जाएगा। ट्वाइस ऑफ S1 इक्वल टू 65 और 5 70 हो जाएगा, S1 इक्वल टू 35 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। एक ये तरीका, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, लेकिन एक चीज़ मेरे को यहाँ बतानी है कैलकुलेशन से रिलेटेड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, तो डेटा ऐसा है तो बहुत इजीली हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपको कुछ बड़ा डेटा मिल जाता है, जैसे प्रीलिम्स का मान लीजिए मेंस में अगर ये क्वेश्चन दिया होता तो इसका डेटा को चेंज कर दिया होता, तो वहाँ पे हम कैसे करते हैं। देखिए एक तरफ है 455/91 और 455/7, मैं क्या करता, मैं इसको भी 91 बना लेता, ठीक है। और अब ये तो वैल्यू बड़ी होगी ना, तो अगर मेरे को इन दोनों को माइनस करना होता, मान लीजिए अगर ये तब की बात है, ये तब की बात है जब नंबर इतनी इजीली, जैसे यहाँ 5 टाइम से कट गया, यहाँ 65 टाइम कट गया, नहीं कटने वाला होता, मैं तब की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सिंपल क्या करता, 45/91 कॉमन ले लेता, यहाँ पे 30 - 1 कर देता, और ये 5 टाइम कटता और 5 × 14 70 कर देता। तो ये ऐसे भी हो सकता है। तो ये अप्रोच भी आप दिमाग में रखिएगा कि अगर कुछ इस तरह के बड़े नंबर्स मिले जहाँ पे मल्टीप्लाई करने का मन नहीं है आपका, चाहे कुछ ऐसा दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे आप इस अप्रोच से भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि नंबर इजीली कट जा रहे हैं इसलिए हम इस अप्रोच से जाएंगे। तो यहाँ पे S1 35 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब देखिए, अब हमें तो क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर में पूछा है ना, तो किलोमीटर पर आवर जाने के लिए यहाँ पे अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल सा मैं बहुत ही छोटा सा लॉजिक बता रहा हूँ, इसको दिमाग में रखिए, आप कभी ये गलत कर ही नहीं पाएंगे। देखिए मीटर पर सेकेंड है, इससे हम जा रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड है, ये छोटी यूनिट होती है, किलोमीटर पर आवर ये बड़ी यूनिट होती है। जब भी मैं छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाऊंगा तो याद रखिएगा हमेशा बड़े वाले नंबर को ऊपर कर दूंगा। 18/5 कितने का करना है, 35 का चेंज करना है, ये रहा 7 7 8 65 56 6 कैरी फॉरवर्ड 1 7 1 7 5 1 12, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर आ गया, ये आंसर हो गया। अगर इस चीज़ को आप याद रखिए, जब भी आप किसी छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में जाएं तो बड़ा वाला नंबर ऊपर कर दीजिए, दैट्स इट। ये याद रखिए, कभी गलती नहीं होगी। किलोमीटर पर आवर बड़ा नंबर है, नंबर उल्टा जाएंगे जब छोटे में आएंगे तो भैया छोटा नंबर ऊपर रख देंगे। गलती सर हो ही नहीं सकती अगर इस चीज़ को अपने दिमाग में आपने डाल लिया तो, ठीक है। तो इस सेशन को मैं इसी क्वेश्चन पे रोकता हूँ, ठीक है।
क्योंकि अगर मैं और क्वेश्चन इसी सेशन में ऐड करता जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और बहुत लंबी वीडियो भी बोरियत वाली होती है, इस बात को मैं समझता हूँ। तो मैं इसके आगे के जो 6 क्वेश्चंस मेरे अभी बचे हुए हैं उसको मैं अगले सेशन में लेके आता हूँ। तब तक आप इन क्वेश्चन को देखिए, प्रैक्टिस करिए इस तरह के क्वेश्चंस की, पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।